हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है जीएस बाय शुभा, इस पर हमने साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। साइंस में भी हमने कौन सा जो सब्जेक्ट लिया है वो लिया है हमने केमिस्ट्री। तो कल उसकी आपकी क्लास हो चुकी थी, ठीक है। आज क्या है हमारी, आज ये दूसरी क्लास है। हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं? केमिस्ट्री में हम मैटर जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने मैटर में क्या क्या चीज़ें जानी थी, जो पदार्थ है हमारा उसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानी थी कि पदार्थ होता क्या है, जो मैटर है वो होता क्या है। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनमें मास होता है वो क्या क्या कहलाते हैं? वो मैटर कहलाते हैं। तो ठीक है, तो हमने उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जान लिया था मैटर के बारे में। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था जो पदार्थ है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो उसके भौतिक गुण के आधार पर और एक उसके रासायनिक गुणों के आधार पर। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, जो उसकी भौतिक गुणों के आधार पर उसकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, कितनी स्टेट्स हैं, उन सब के बारे में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर की कौन सी अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो पदार्थ है उसकी जो है भौतिक गुण, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा मैटर है, जो हमारा पदार्थ है, उसके हम भौतिक गुणों के बारे में जानने वाले हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर जो हमारा पदार्थ है, जो मैटर है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो जानते हैं। चलिए, स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है? स्टेट ऑफ मैटर्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भौतिक गुण के आधार पर जो हमारा पदार्थ है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो 5 जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं? वो 5 पार्ट्स कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। तो एक तो है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, फिर आता है प्लाज्मा, और फिर जो पांचवी अवस्था आती है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में बीईसी भी बोल देते हैं। तो जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा क्या है, जो हमारा मैटर है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, किसके आधार पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में। पहला क्या आता है हमारा? सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड, फिर आता है हमारा गैस, फिर आता है हमारा प्लाज्मा, और फिर आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं उसकी? भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5, जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे हिंदी में है जो पदार्थ की क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 5 अवस्थाएं हैं। पहली आती है ठोस, दूसरी आती है तरल, तीसरी आती है गैस, चौथा आता है हमारा प्लाज्मा, पांचवी आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो जो पदार्थ है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं आज? जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? हम सॉलिड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? हम ठोस के बारे में जानेंगे कि ठोस होता क्या है, सॉलिड होता क्या है। धीरे धीरे हम सबके बारे में जानते चलेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए जानते हैं कि जो ठोस है, जो सॉलिड है, वो क्या होता है। तो सॉलिड क्या होता है? क्या चीज़ है सॉलिड? सॉलिड जो है वो ठोस है, वो क्या है? तो आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन सॉलिड अराउंड अस। जो क्या है? आइस बर्फ हो गया, वुड लकड़ी हो गई, कोल कोयला हो गया, स्टोन पत्थर हो गया, आयरन लोहा हो गया, ब्रिक ईंट हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारे आसपास कुछ ठोस पदार्थ हैं। क्या है? ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे जानते हैं। आगे हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में है कि ठोस
बर्फ, लकड़ी, कोयला, पत्थर, लोहा, ईंट आदि हमारे आसपास उपस्थित क्या है, ठोस है। ये सब क्या होते हैं, ये सब सॉलिड होते हैं, ये सब ठोस होते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम सॉलिड बोल सकते हैं या फिर ठोस बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं सॉलिड के बारे में, ठोस के बारे में। अब जो ये ठोस है, जो सॉलिड है, तो वो क्या चीज़ है, ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये ठोस है, ये सॉलिड है, तो ये हम जानते हैं कि हम किसी भी पदार्थ को कैसे कह सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये ठोस है। तो इसमें बताया गया है कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। अब जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनका क्या होता है, एक फिक्स शेप होती है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्या होता है, एक निश्चित अवस्था आकार होता है और एक निश्चित क्या होता है, आयतन होता है। किसका होता है, ठोसों का। इतनी बात आपको क्लियर होगी। जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनकी वो क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। जो सॉलिड्स हैं, जो ठोस हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक अपनी फिक्स शेप में होते हैं और जो उनका वॉल्यूम भी होता है ना, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अब ये जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनको क्या है, हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस इन द सेंस ऑफ कि हम उनको ज़्यादा दबा नहीं सकते। अब सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये एक क्या है, ये एक ईंट है। क्या है, ये एक ईंट है। तो जब हम इस ईंट को ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, ऊपर से जब हम दबाएंगे, या फिर कोई भी ठोस चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए कि ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, तो इस लकड़ी के टुकड़े को जब हम अपने हाथों से दबाएंगे, तो आप क्या महसूस करेंगे कि ये कंप्रेस हो ही नहीं रहा, ये दब ही नहीं रहा। या फिर लोहे की कोई भी कील है, लोहे की कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो वो क्या है, अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे, हाथ से दबाएंगे, तो वो दबेगा थोड़ी ना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, ठोस हैं, वो कंप्रेस नहीं हो सकते। जब अगर हम उनको ऊपर से कंप्रेस करेंगे, तो वो क्या है, कंप्रेस नहीं हो सकते। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या है, आगे है सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी। जो सॉलिड्स होते हैं, उनकी क्या होती है, जो डेंसिटी होती है, वो बहुत हाई होती है। और आगे बताता है कि सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। जो ठोस होते हैं, ठोस क्या है, वो बहते नहीं है। कोई भी ठोस चीज़ देख लीजिए, कोई भी ठोस पदार्थ देख लीजिए, वो पानी की तरह थोड़ा ना बह जाएगा, तेल की तरह थोड़ा ना बह जाएगा। वो तो सिर्फ एक जगह जहाँ हम रख देंगे, वो वहीं पर तो रखा रहेगा। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है हिंदी में। हिंदी में कहते हैं, देखो जो इंग्लिश में है उसी का ट्रांसलेट हिंदी में है। इसलिए है कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती चल रही हूँ। ये नहीं है कि मैंने इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर दिया, इंग्लिश में ही बता दिया, मैं हिंदी में भी साथ के साथ पढ़ती चल रही हूँ, ठीक है। तो हिंदी में क्या बताया गया है कि ठोस एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। जो ठोस है, ठोसों का एक क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित आयतन होता है। फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। किसका होता है, जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं। ठोसों को अधिक दबाया नहीं जा सकता। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो सॉलिड्स होते हैं, उनको क्या है, ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आगे क्या बताया गया है, जो ठोस होते हैं, ठोसों में उच्च घनत्व होता है। जो सॉलिड्स होते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है, जो उनका घनत्व होता है, वो क्या होता है, वो हाई होता है, उच्च होता है। साथ ही साथ आगे क्या बताया कि ठोस बहते नहीं हैं। जो सॉलिड्स हैं, वो लिक्विड की तरह, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनकी तरह क्या है, बहते नहीं है। पानी हो गया, तेल हो गया, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो बह लेती हैं, अगर हम उनको ऐसे फेंक देंगे तो वो बहना हो जाएंगे। किसी भी बर्तन में अगर हम उनको ना रखेंगे, ऐसी हम उनको ज़मीन पर डाल देंगे, तो वो बहना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, वो बहते नहीं हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया सॉलिड्स के बारे में। तो द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, गतिज ऊर्जा नहीं होती, गतिज ऊर्जा उनमें बहुत कम होती है। देखिए अब ऐसे समझिएगा, जैसे ये क्या है, ये एक ईंट है, ब्रिक है एक। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलकर बनी हुई है, जो हमने कल की क्लास में पढ़ ही लिया था।
तो जो इसके पार्टिकल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा पास पास हैं। कहाँ है? बहुत ही ज़्यादा पास पास हैं। कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा पास पास हैं, जैसे पैक होते हैं बहुत क्लोजली टुगेदर, कि उनको हिलाना मुश्किल होता है। एक मतलब उनकी फिक्स शेप में हो गई कि यहाँ है तो यहीं है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है तो यहीं है, यहाँ है तो यहीं है। अब तो इस वजह से क्या होता है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, वो बहुत कम होती है। किस लिए होती है? जो चीज़ जब फास्टली मूव करेगी तो गतिज ऊर्जा सीधी सी बात है उसमें ज़्यादा होगी। हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो मैं यहाँ आपको बता के चल रही हूँ कि जो ठोस होते हैं उनके अंदर क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन जो ठोस होते हैं उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, वो काफ़ी होती है, वो बहुत होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एंड रेजिस्टेंस टू अ फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस। अब इसको हम किस हिसाब से कैरेक्टराइज करते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी होती है, जो स्थिरता होती है, जो उसके स्ट्रक्चर में जो स्थिरता होती है उसके हिसाब से, और रेजिस्टेंस टू अ फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस, और किसी भी सरफेस पर जो उसका जो रेजिस्टेंस है उससे क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में क्या बताया गया? हिंदी में कहा गया है कि ठोसों में अणु एक साथ घनिष्ठता से पैक होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये कोई भी ठोस है तो इसके अंदर जो अणु है, जो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है, घनिष्ठता से पैक होते हैं, बहुत पास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। लिक्विड में तो दूर दूर से होते हैं, लिक्विड में हम पढ़ेंगे, और गैस में भी पढ़ेंगे कि गैस के जो होते हैं वो तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो जो सॉलिड के अंदर होते हैं, जो अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, घनिष्ठता से पैक होते हैं, और उनमें गतिज ऊर्जा की मात्रा न्यूनतम होती है। तो उनमें जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके अंदर बहुत ही क्या होती है, मिनिमम होती है। यह संरचनात्मक कठोरता और सतह पर लागू बल के प्रतिरोध की विशेषता के लिए होती है। वो किस लिए होती है? कि जो उसकी संरचनात्मक कठोरता है, जो उसकी संरचना है उसमें क्या है, कठोरता है, और साथ ही साथ जो सतह है, जो उसका जो सरफेस है, उस पर जो बल, उस पर जो फोर्स लागू होने वाला है ना, उसका जो प्रतिरोध है, उसकी क्या है, विशेषता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि जो सॉलिड होते हैं, ठोस जो होते हैं, वो क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं हम ठोस के बारे में ही। तो ठोस के बारे में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है एज ए एग्जाम्पल, मैंने एक दो क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो उसमें जैसे क्या क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई आर गैप्स लेफ्ट इन बिटवीन रेल सेक्शन व्हेन लेइंग अ रेल ट्रैक। मतलब जो रेल ट्रैक होता है, जब उसको बिछाते हैं, जैसे ये रेल की पटरियाँ होती हैं, जो रेल ट्रैक होता है, इसको जब बिछाते हैं तो बिछाते समय रेल सेक्शन के बीच गैप क्यों छोड़ा जाता है। जो ये रेल सेक्शन होती हैं, ये जो ये होती हैं, पटरियाँ जो होती हैं, इनके बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, किस वजह से, क्या कारण है कि इनके बीच में क्या है, जो गैप है वो छोड़ा जाता है। तो वो जानते हैं, चलिए। तो इसमें बताया गया है, सॉलिड यूजुअली इंक्रीज स्लाइटली इन साइड व्हेन हीटेड या एक्सपेंशन, आर यूजुअली डिक्रीज इन साइड ऑफ कूल्ड या कॉन्ट्रैक्शन, या एंड रह गया है कॉन्ट्रैक्शन। तो जो ठोस होते हैं, क्या होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, जब हम उनको गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर वो पिघल जाते हैं। हम लोहा है, लोहे को जब हम गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा। बर्फ है, ठोस है, ठोस को हम गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, पिघल जाएगा। तो उस पे क्या होता है, जब जब कोई भी ठोस होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या है, पिघलता है। इसलिए अपनी जगह से जितना हमने उसको लगाया है, तो पटरी टेढ़ी नहीं हो जाएगी। जैसे हमने रेल की पटरी दोनों अगर भिड़ा के लगा दी, बिल्कुल पास पास लगा दी, तो क्या है, वो पटरी जब वो फैलेगा, लोहा गर्मी के टाइम पे जब धूप ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, तो क्या है, वो क्या क्या होंगी, बढ़ जाएगा उनके बीच, तो वो ऊंची नीची हो जाएंगी। ज़्यादा उनमें जब ट्रेन चलेगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ जब सर्दी पड़ती है, आगे क्या बताया है कि जो ठोस है वो गर्म करने पर पर यह थोड़ा थोड़ा सा फैलता है, और ठंडा करने पर थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। मतलब कि ठंडा करने पर ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो, इसमें क्या है, ये डिक्रीज हो जाता है।
ऐसे जानिए, जब सर्दी होती है, जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी के टाइम क्या होता है, जो लोहा है वो क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा उसके उनके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो जिस वजह से क्या होती है, जिस वजह से गैप उनके बीच में बढ़ जाता है। अगर हम उनको बिल्कुल फिक्स उसमें रखेंगे तो ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा, तो तब भी क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप इस वजह से रखा जाता है कि ना तो वो अगर वो ज़्यादा सिकुड़ भी रहा है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर थोड़ा सा गर्मी के टाइम पर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा वो इंक्रीज भी हो रहा है, तो भी ट्रेन को चलने में कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया ठोसों के बारे में। आगे कहा गया है, देयर इंटरनल मॉलिक्यूल स्पेस आर द लोएस्ट व्हाइल द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज द हाईएस्ट। अब इनमें जो क्या होता है, जो आंतरिक आणविक स्थान होता है कम होता है, जबकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इनमें क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस होता है, मैंने अभी जैसे आपको बताया था ऊपर, जो इनके जैसे ये कोई भी सॉलिड है तो जो इसके अंदर जो अणु हैं तो उनके अणुओं के बीच में क्या होता है, अणुओं के बीच में जो गैप होता है ना, जो अणुओं के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है। जो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस होता है, जैसे ये एक अणु हो गया, ये एक अणु हो गया, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कम है इनके बीच में, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कम है, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कम है, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कम है, तो जब इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कम है तो सीधी सी बात है कि इनके बीच में क्या होगा, जो अट्रैक्शन करने की पावर, जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब इन्होंने एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट किया हुआ है तो पावर इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी ज़्यादा है, तो तभी तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस है, जो आंतरिक आणविक जो स्थान है, वो तभी तो कम है। ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरनल मॉलिक्यूल स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो अणु होते हैं, उनके बीच में वो क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप आपको सॉलिड के बारे में पता चल गया होगा कि सॉलिड एग्जैक्ट होते क्या हैं, और सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस है या काइनेटिक एनर्जी है, जो भी क्वेश्चन आपके जो बनते हैं सॉलिड से, वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको आज की जो ये क्लास है मैटर की जो हम पढ़ रहे हैं, अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, और इसको लाइक भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को और बच्चों पर भी शेयर कीजिएगा, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी चैनल से जुड़ सके, और साइंस जो इसमें कंप्लीट डिटेल में आपको साइंस पढ़ाई जा रही है उसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज क्या है, आज हमने जाना सॉलिड के बारे में, कल हम किसके बारे में जानेंगे, लिक्विड और गैस के बारे में, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और बाकी की जो अवस्थाएं हैं किसकी, मैटर की, पदार्थ की जो और अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में जान लेंगे। ठीक है, आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।